हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं हरकिरत सिंह स्वागत करता हूं केपी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए राजस्थान का अपवाह तंत्र, यानी राजस्थान की हमें देखनी है नदियां। हमने भारत का अपवाह तंत्र देखा था, जिसके अंदर हमने देखा कि भारत की जो नदियां हैं वो दो प्रकार के अपवाह तंत्र को फॉलो करती हैं। अपवाह तंत्र क्या है, पहले उसको देख लेते हैं कि अपवाह तंत्र यानी कि वो जो नदियां हैं उनका जो पानी है, जो नदी का जल है, वो कहाँ जा रहा है। अगर देखा जाए तो भारत का जो अपवाह तंत्र था हमने देखा दो प्रकार का है, क्योंकि भारत के एक तरफ हमें मिलेगा यहाँ पे नीचे अरब सागर और दूसरी तरफ हमें मिलेगी बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, और एक तरफ मिलेगी बंगाल की खाड़ी, बंगाल। अब इस बंगाल की खाड़ी में जल गिरा रही हैं नदियाँ या फिर अरब सागर में जल गिरा रही हैं, इसीलिए ये क्या हो जाएगा हमारे पास में दो प्रकार का अपवाह तंत्र कि ऐसी नदियाँ जो अरब सागर में गिराएंगी वो अरब सागरीय अपवाह तंत्र का हिस्सा हो जाएंगी, और ऐसी नदियाँ जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराएंगी वो बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र कहलाएंगी, उस अपवाह तंत्र का हिस्सा बन जाएंगी। तो हमने देखा कि भारत की जितनी भी नदियां हैं वो मुख्य रूप से जितनी भी सबसे बड़ी बड़ी नदियां हमने देखी तो वो सारी नदियां या तो अरब सागर में गिर रही हैं या बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं। इसलिए हमने देखा कि भारत का जो अपवाह तंत्र है वो दो प्रकार का है। अब जब हम बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान की जब हम बात करते हैं तो राजस्थान का जो अपवाह तंत्र है ये तीन प्रकार का बनता है। राजस्थान का जो अपवाह तंत्र है ये कितने प्रकार का बनता है? तीन प्रकार का अपवाह तंत्र बनता है। ऐसा क्यों बनता है, क्या कारण है? तो पहली बात तो आप ध्यान रखिएगा कि कुल जितना भी पूरे देश का जितनी भी जल उपलब्धता है, जितना जल उपलब्ध है उसका केवल 1% ही राजस्थान में है। उसका कितना? केवल 1% ही राजस्थान में है। इसीलिए राजस्थान की जो भी नदियां होंगी उनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा भारत के अपवाह तंत्र पर, ठीक है। तो इसीलिए जब हम राजस्थान को देखते हैं गौर से तो हमें वहां पे पता चलेगा कि राजस्थान का जो अपवाह तंत्र है, अपवाह तंत्र वो कितने प्रकार का मिलेगा, तो वो मिलेगा हमें 3 प्रकार का। राजस्थान का अपवाह तंत्र कितने प्रकार का मिलेगा? 3 प्रकार का मिलेगा। अब ऐसा क्यों कि राजस्थान का 3 प्रकार का है? तो राजस्थान तो किस में आता है? भारत में आता है, तो भारत का भी अपवाह तंत्र 3 प्रकार का होना चाहिए। तो देखिए क्या, पहले तो हम देखते हैं कौन कौन सा। देखो, राजस्थान की नदियां या तो कहाँ जाएंगी? अरब सागर में अपना जल गिराएंगी, या फिर वो नदियां बंगाल की खाड़ी की तरफ अपना जल गिराएंगी। बंगाल की खाड़ी में जो नदियां जा रही हैं वो उनमें मिलकर के अपना जल कहाँ ले जाएंगी? बंगाल की खाड़ी में ले जाएंगी। क्योंकि बंगाल की खाड़ी जो है वो राजस्थान से अगर हम देखा जाए तो वो 2900 किलोमीटर की दूरी पर है। कितनी? 2900 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से। तो इसलिए सीधा तो जल गिराने वाली ऐसी इतनी लंबी नदियां नहीं हैं, तो वो नदियां किसी न किसी के अंदर मिल करके चली जाएंगी, ठीक है। और इस तरफ हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें मिलती है 400 किलोमीटर, हमें इसकी अरब सागर की लंबाई मिलती है। 400 किलोमीटर हमें यहाँ से दूरी मिलती है अरब सागर की, ठीक है। तो ये डिफरेंस ध्यान रखिएगा। तो यहाँ तो सीधी नदियाँ जा सकती हैं, लेकिन इस तरफ सीधी नदियाँ नहीं जाएंगी, वो किसी न किसी के साथ में जुड़ करके जाएंगी। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास में 2 प्रकार का अपवाह तंत्र, तो इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है। तो फिर तीसरा अपवाह तंत्र कौन सा है? तो तीसरे की बात अगर हम करते हैं तो वो रहेगा आंतरिक अपवाह तंत्र। वो कौन सा रहेगा? आंतरिक अपवाह तंत्र रहेगा तीसरे नंबर का, आंतरिक। यानी ऐसी नदियां जो कि भले वो तो हिमालय से आए, भले वो प्रायद्वीपीय पठार से, भले वो अरावली से आती हैं, तो क्या है, वो नदियां उस मरुस्थल में ही विलुप्त हो जाती हैं। यानी ना तो उनका पानी अरब सागर तक पहुंच पाता है और ना ही उनका पानी बंगाल की खाड़ी तक पहुंच सकता है। इसीलिए जब वो दोनों तक ही नहीं जा रही तो इसका मतलब वो अपने अंदर ही सिमट रही हैं, तो इसीलिए हम उससे कहेंगे आंतरिक अपवाह तंत्र। तो राजस्थान का जो ये आंतरिक अपवाह तंत्र है, राजस्थान का जो अपवाह तंत्र है वो 3 प्रकार का रहेगा। कौन कौन सा रहेगा? आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियाँ, अरब सागरीय प्रवाह तंत्र की नदियाँ और बंगाल की खाड़ी का अपवाह की नदियाँ रहेंगी। क्लियर है इतनी बात? अब आपने ये सोचा कि
ये जो आंतरिक अपवाह तंत्र है तो ये भारत में ही क्यों नहीं है? भारत की जब हम नदियां देखते हैं, भारत का अपवाह तंत्र हम देखते हैं तो वो 2 प्रकार का ही क्यों रहता है? वहाँ पे भी तो हम कह सकते हैं कि उसका अपवाह तंत्र 3 प्रकार का है। आंतरिक अपवाह तंत्र हम वहाँ भी जोड़ सकते हैं। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि जो राजस्थान की जो नदियाँ हैं, जहाँ राजस्थान का जो जल है उसका वैल्यू भारत के अकॉर्डिंग देखें तो बहुत ही कम है, ना के बराबर है। इसीलिए तीसरा अपवाह तंत्र हम नहीं जोड़ते। अगर कोई और पठारों के अंदर ही कोई बड़ी नदियां होती जो अंदर के अंदर ही विलुप्त हो जाती, तब हम उसे कह सकते थे कि भारत का अपवाह तंत्र भी कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का है। तो आई होप कि इस बात को आप क्लियर हो चुके हैं, इस बात को समझ चुके हैं कि राजस्थान का अपवाह तंत्र 3 प्रकार का और भारत का अपवाह तंत्र 2 प्रकार का क्यों है। ओके, अब देखते हैं ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं। अब देखते हैं कि राजस्थान का जो अपवाह तंत्र है और उस अपवाह तंत्र में कौन कौन सी नदियां आएंगी उसके बारे में देखते हैं। देखिए, एक तो हमारे पास में रहेगा आंतरिक अपवाह तंत्र, ठीक है। दूसरा कौन सा है हमारे पास में? अरब सागरीय। और तीसरा कौन सा आ जाएगा? तीसरा आ जाएगा हमारे पास में बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। ये 3 अपवाह तंत्र है। इसमें हम देखते हैं आंतरिक प्रवाह की नदियाँ कौन कौन सी रहेंगी। तो राजस्थान में हम सबसे पहले देखते हैं तो एक आएगी हमारे पास में घग्गर, दूसरी है हमारे पास में कांतली, तीसरी है काकनी। एक कांतली है और एक काकनी है, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर आ जाइए हमारे पास में रूपनगढ़, फिर है मेंथा, साबी और रूपारेल, ठीक है। और एक हम यहाँ पे देख लेते हैं खंडेल। ओके, ये हमारे पास में मुख्य रूप से आंतरिक प्रवाह की नदियाँ आ चुकी हैं। अरब सागरीय प्रवाह की देखें तो यहाँ पे हमारे पास में कौन सी रहेगी? लूणी। फिर कौन सी आएगी हमारे पास में? पश्चिमी बनास। उसके बाद में साबरमती, उसके बाद माही और माही की सहायक नदियाँ। फिर बात करते हैं बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास में रहेगी सबसे इम्पोर्टेंट चंबल और बाणगंगा, ठीक है। चंबल और बाणगंगा। तो चंबल की सहायक नदियों में ही कौन आ जाएगी? बनास। ओके, ये रही। इस प्रकार से ये हमारे पास में अपवाह तंत्र है। ध्यान रखिएगा, आंतरिक प्रवाह की नदियाँ कितनी हैं? 8। अरब सागरीय प्रवाह तंत्र की नदियाँ कितनी हैं? 4। बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदियाँ कितनी हैं? 2। ये नदियाँ किसी न किसी नदी में जाकर के मिलेंगी और उनका जल आगे जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरेगा। इस प्रकार से ये हमें मिलेंगी। तो अच्छे से याद कर लें जल्दी से। घग्गर, कांतली, काकनी, रूपनगढ़, मेंथा, साबी, रूपारेल और खंडेल, ये हम पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में हम इन नदियों को पढ़ेंगे, ठीक है। और इन नदियों को आगे देखेंगे क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट नदियाँ रहती हैं। इनमें से देखिएगा ज़रा कि जैसे सबसे अगर अपन नदियों की बात करते हैं तो नदियों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन रहता है? तो ज़्यादातर इम्पोर्टेंट रहता है आंतरिक प्रवाह की नदियाँ, क्योंकि इनके उद्गम स्थानों के बारे में और इनके जिलों के बारे में कई बार पूछा जाता है। और ये नदियाँ जो हैं ये किसी न किसी सभ्यता को जन्म देती हैं। इनके किनारे कोई ना कोई सभ्यता जरूर होती है। बाकी अगर हम इनमें से अलग अलग देखें कि सब में क्या क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, तो यहाँ पे हमारे पास में घग्गर और कांतली, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। इसमें बात करते हैं तो यहाँ हमारे पास में लूणी और माही बहुत अधिक इंपॉर्टेंट रहती है। और यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ हमारे पास में चंबल, ठीक है। और चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी की बात करें तो बनास, तो बनास उसकी सहायक नदी के रूप में बहुत इम्पोर्टेंट
अपना रोल निभाती है। चलिए शुरू करते हैं घग्गर नदी के। घग्गर नदी की बात करते हैं तो घग्गर नदी जो है ये जो हमारा हिमालय है, हिमालय पर्वतमाला है, जिसमें हमारे पास में ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और बाह्य हिमालय, सबसे बाहर वाला, सबसे नीचे वाला जो हिमालय है जिसे शिवालिक हिमालय भी कहते हैं। शिवालिक तो शिवालिक हिमालय सबसे पहले, यानी कि जो घग्गर नदी है उसका जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है? शिवालिक की पहाड़ियों से होता है। शिवालिक की पहाड़ियों से उद्गम होता है और शिवालिक की पहाड़ियाँ यानी कि हिमाचल प्रदेश इसका उद्गम होगा, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद में ये कहाँ पे आएगी? उसके बाद में ये थोड़ी दूर पंजाब में आएगी और फिर आ जाएगी किसमें? ये हरियाणा के अंदर आएगी और हरियाणा के बाद में ये आ जाएगी कहाँ पे? राजस्थान में आ जाएगी, राजस्थान। तो यहाँ से राजस्थान में एंटर करेगी यहाँ तक और उसके बाद ये चली जाएगी कहाँ पे? पाकिस्तान में चली जाती है। ये जो नदी है घग्गर नदी जो है ये सरस्वती नदी के पाट पर बहती है, यानी कि यहाँ पर पहले ऋग्वेद समय के अंदर, यानी कि उस समय से यहाँ पे सरस्वती नदी बहा करती थी। तो ये उसके सरस्वती नदी के पाट पर बहती है, इसीलिए इसके उपनामों में ध्यान रखिएगा, इसे सरस्वती ध्वजवती नदी कहते हैं। इसके साथ ही इसे मृत, सोतर, नट, नाली, ये सब इसके उपनाम हैं। सरस्वती, ध्वजवती, मृत, सोतर, नट, नाली, ये इसके उपनाम हैं। कोई इनकी व्याख्या भी देखेंगे अपन, क्यों इनको ऐसा क्यों कहा जाता है। तो देखिए जरा, सबसे पहले शिवालिक की पहाड़ियों से इस नदी का उद्गम हुआ। शिवालिक की पहाड़ियों से उद्गम के बाद में ये राजस्थान में ये हनुमानगढ़ जिले के, देखना, हनुमानगढ़ जिले के तलवाड़ा गांव से ये प्रवेश करती है। तलवाड़ा गांव से ये प्रवेश करती है। तलवाड़ा गांव से ये प्रवेश करती है और तलवाड़ा गांव टिब्बी तहसील में आता है। ये तलवाड़ा गांव टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव से ये एंटर करेगी। उसके बाद में एंटर करने के बाद में हम देखेंगे इस नदी के किनारे पर यहाँ पे क्या मिलेगा हमें हनुमानगढ़ के अंदर। तो हमें मिलेगा सबसे पहले बटनेर दुर्ग, हनुमानगढ़ जंक्शन। सुनते रहना, अच्छी तरीके से नोट कर लेना इसे, कोई बात रह जाए तो बाद में आप रिवर्स करके वीडियो को फिर से देख सकते हैं, तो इसलिए गौर करना। सबसे पहले क्या मिलेगा हमें? बटनेर दुर्ग मिलेगा, फिर हमें हनुमानगढ़ जंक्शन मिलेगा। हनुमानगढ़ जंक्शन के बाद में हम देखते हैं तो कालीबंगा सभ्यता और रंग महल सभ्यता हमें यहाँ पे मिलेगी। उसके बाद ये चली जाएगी गंगानगर के अंदर। तो गंगानगर के अंदर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास मिलेगा सूरतगढ़, जो है वो इस नदी के किनारे पर है। सूरतगढ़ और अनूपगढ़ जो है इस नदी के किनारे पर है। और उसके बाद में ये चली जाएगी कहाँ पे? पाकिस्तान में चली जाएगी। तो पाकिस्तान में इस नदी का जो बहाव क्षेत्र है, उसे कहते हैं हकरा। उसे क्या कहते हैं? हकरा कहते हैं, या फिर इसे कहते हैं हाकड़ा भी कहा जाता है। हकरा या हाकड़ा कहते हैं, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। कहाँ पे कहते हैं? पाकिस्तान में कहते हैं। तो राजस्थान में ये जो है नदी वो कहाँ पे बहती है? एक तो हनुमानगढ़ जिले में बहती है और एक हमारे श्री गंगानगर जिले में बहती है। तो श्री गंगानगर जिले में बहती है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। यहाँ से लेकर के ये वाला जो पूरा इलाका है, ये कौन सा आ जाएगा हमारे पास में? ये 2 जिले आ गए हमारे पास। तो इन 2 जिलों में इस नदी के बहाव क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे इस नदी को कहते हैं नाली। आप जब यहाँ पे जाएंगे तो आप अगर घग्गर के बारे में पूछेंगे तो आपको कोई नहीं बता पाएगा। जब आप कहेंगे कि नाली कहाँ पे है, तब आपको बताया जाएगा कि हाँ ये नाली जो है यहाँ से इतनी दूर है। तो ये इस प्रकार से, क्योंकि इसको नाली के नाम से ही जाना जाता है, तो ये नाली इसका बहाव क्षेत्र कहलाता है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। इसे ऋग्वेद के अंदर ध्वजवती कहा गया है, उससे पहले सरस्वती नाम था। और मृत, सोतर या नट इसे क्यों कहते हैं? तो मृत ये ऐसे है कि जब देखो नॉर्मली इसका जो जल है, इसका जल कहाँ तक आकर समाप्त हो जाता है? बटनेर दुर्ग तक आकर के इसका जल समाप्त हो जाता है। और जब कभी थोड़ी बहुत बरसात अधिक होती है तो इसका पानी चला जाएगा कहाँ पे? अनूपगढ़ तक चला जाएगा। और जब ये पूरे उफान पर होती है तब इसका पानी जो है वो पाकिस्तान तक जाता है। तो पाकिस्तान में इसका जो पानी है वो कहाँ तक जाता है? फोर्ट अब्बास तक जाता है। फोर्ट अब्बास तक इसका जल जाता है। क्लियर है ना? तो ये बात अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा हम यहाँ पे बात करें तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? मृत है, क्योंकि
बहती नहीं है सदा, ये सोतर है, सो जाती है, नटखट है यानी बीच बीच में नाटक करती है, कभी भागे कभी नहीं। तो इस प्रकार से इसके अलावा हम देखें तो जो ये जहाँ पे जो हनुमानगढ़ जंक्शन हमें मिलेगा, जो हमें यहाँ पे हनुमानगढ़ जंक्शन जो हमें मिलेगा, ये हनुमानगढ़ जंक्शन जो एक शहर है, ये शहर इस नदी के पाट के बिल्कुल बराबर है, नीचे है। उस नदी के पाट से भी क्या है, नीचे है। तो नदी के पाट से नीचे होने की वजह से जब कभी इस नदी के अंदर बाढ़ का प्रकोप आता है, जब कभी इसमें अधिक जल आएगा, तो सबसे ज़्यादा बाढ़ का प्रकोप कहाँ देखा जाएगा, तो हनुमानगढ़ जंक्शन में बाढ़ का प्रकोप देखा जाएगा। ठीक है, ओके, देख पा रहे हैं आप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए ज़रा, तो और इसकी जो कुल लंबाई है वो हमारे पास रहेगी 495 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई रहेगी। तो ये आंतरिक प्रवाह की ये सबसे लंबी नदी कहलाएगी। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, इसकी पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता इसकी ये है कि हिमालय का जल राजस्थान में लाने वाली ये एकमात्र नदी है। हिमालय के जल को राजस्थान में लाने वाली ये एकमात्र नदी है। क्लियर है। और उसके बाद हम देखें तो ये अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह की एकमात्र नदी है। कोई भी नदी अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह की नहीं है। राजस्थान में बात करें तो जैसे सिंधु, सतलज और ये तो है, ये अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह की नदियाँ हैं। इसके अलावा राजस्थान में देखें तो राजस्थान में सिर्फ एकमात्र ये नदी है जो आंतरिक प्रवाह की नदी है। वो कौन सी है हमारे पास में, वो आएगी घग्गर नदी आएगी। ठीक, तो ये इसकी विशेषता रहेगी। इसके बाद में हम बात करते हैं कांतली नदी के बारे में। दूसरे नंबर पे हमारे पास में कौन सी नदी है, कांतली नदी है। तो देखिए राजस्थान में कौन से जिले की आकृति अर्धचंद्राकार है, कटोरे नुमा आकृति किसकी है, जल्दी से बताएं भी। अर्धचंद्राकार कटोरे नुमा आकृति किस जिले की है, और उसके ऊपर घी की तरह कौन बैठा है, घी की तरह उसके ऊपर कोई ना कोई जिला बैठा है। कौन सा जिला है बताएं जल्दी से। तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ से नदी का उद्गम होगा, यहाँ से नदी बहती हुई जाएगी और यहाँ तक जाएगी। ठीक है, इस क्षेत्र तक जाएगी। और ये नदी है हमारे पास में कांतली। और कांतली नदी जो है, कांतली, इसे क्या कहते हैं, कांटली भी कहते हैं, कांटली नदी भी कहते हैं, और इसे मौसमी नदी भी कहते हैं, मौसमी। ध्यान रखिएगा, कांटली और मौसमी इसे कहा जाता है, ये इसके उपनाम रहेंगे। और इसका जो बहाव क्षेत्र रहेगा, इसे कहेंगे तोरावटी इसका बहाव क्षेत्र कहलाएगा। तोरावटी कह देंगे, तोरावटी इसका बहाव क्षेत्र कहलाएगा। तोरावटी कहाँ पे है, तो ये आता है कहाँ पे, शेखावटी में आता है, शेखावटी। तो इसका मतलब आप समझ चुके होंगे कि ये कौन कौन से ज़िले हैं। तो ये है सीकर और झुंझुनू ज़िले आ गए हमारे पास में। तो इस नदी का जो उद्गम है, उद्गम नीचे यहाँ पे उद्गम है, ध्यान रखिएगा, ये उद्गम है इसका उद्गम। तो उद्गम होता है खंडेला की पहाड़ी, खंडेला की पहाड़ियों से, खंडेला की पहाड़ियों से उद्गम होता है। और ये विलुप्त हो जाती है मंड्रेला नामक स्थान पर जाकर के, ये क्या हो जाती है, मंड्रेला नामक स्थान पर जाकर के क्या हो जाती है, ये विलुप्त हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, खंडेला से शुरू हुई, मंड्रेला तक गई, खंडेला से मंड्रेला। ओके, और ये जो नदी है ये झुंझुनू को 2 हिस्सों में बांटती है, झुंझुनू जिले को 2 हिस्सों में बांटेगी, और चूरू में ये नहीं जाएगी। और इसीलिए ध्यान रखिएगा, चूरू और बीकानेर 2 ऐसे ज़िले हैं जो बिल्कुल ही नदियों से विलुप्त है, विहीन है, एक भी नदियाँ नहीं हैं। क्लियर। ओके, आगे देखिएगा जरा, ये जो नदी है, इस नदी के किनारे पर एक तो हमारे पास में नीम का थाना कहाँ पर है, नीम का थाना। तो नीम का थाना सीकर के अंदर है। तो नीम का थाना नामक स्थान पर हमें क्या मिलेगी, गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता हमें यहाँ पे मिलेगी। तो गणेश्वर सभ्यता जो है, ये गणेश्वर सभ्यता ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहलाती है। ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहलाती है। ऐसा क्यों है भाई, देखिए जरा, ताम्र युग यानी जब तांबे का युग था, उस समय की जितनी भी सभ्यताएं थी
उन सभी सभ्यताओं की जो जननी है वो किसे कहते हैं? गणेश्वर सभ्यता को कहते हैं। क्लियर है? तो ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहेंगे? गणेश्वर सभ्यता को कहेंगे। नीम का थाना सीकर में कौन सी नदी? कांतली नदी पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। ओके, इसके बाद देखते हैं आगे हम। तो ताम्र युग, तो ताम्र की अगर हम बात करते हैं तो ताम्र नगरी किसे कहा जाता है? तो वर्तमान में ताम्र नगरी किसे कहते हैं? तो ये है खेतड़ी स्थान है, झुंझुनू का खेतड़ी नामक स्थान, जहाँ पे तांबे के भंडार हैं। तो तांबा जहाँ से निकाला जाता है, ध्यान रखिएगा, तांबा नगरी है तो इसलिए वहीं से तांबा सर्वाधिक निकाला जाएगा। तो कौन सा? खेतड़ी झुंझुनू ताम्र नगरी कहलाती है वर्तमान में। तो प्राचीन काल में ताम्र नगरी किसे कहते थे? प्राचीन काल में ताम्र नगरी कहते थे आयड़ सभ्यता को। आयड़ सभ्यता या आहड़ सभ्यता ये हमें मिलेगी बेडज नदी के किनारे पर उदयपुर के अंदर। क्लियर है? फिलहाल इतना ही, आगे बढ़ते हैं। सीकर में चलेंगे तो सीकर में इस नदी के किनारे पर हमें मिलने वाली है सुनारी सभ्यता। सुनारी सभ्यता है। तो ये सुनारी सभ्यता जो है ये लोह युगीन सभ्यता है। लोहे के युग की ये सभ्यता है, जबकि गणेश्वर सभ्यता ताम्र युग की है। क्लियर है? ओके, तो ये बात हुई इसकी। इसके बाद हम देखते हैं तो इस नदी की जो लंबाई है वो 100 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 100 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि आंतरिक प्रवाह की दूसरी लंबी नदी कौन सी है? तो कांतली नदी आएगी। और हम यहाँ पे ये बात भी इसके लिए कह सकते हैं, सुनिएगा जरा गौर से। पहली बात हम ये कहेंगे कि आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी? तो घग्गर। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी घग्गर। और पूर्णतया राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी? तो तब किसका नाम आएगा? कांतली का नाम आएगा। दोनों क्वेश्चनों को गौर से सुनिएगा, दोबारा से रिपीट करने वाला हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी? तो घग्गर। पूर्णतया राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी? तो तब हमारे पास नाम किसका आएगा? कांतली का नाम आएगा। क्लियर है? तो ये था हमारे पास। ओके, इसके बाद देखते हैं, बात आती है हमारे पास में कांकणी नदी की बात आती है। कांकणी नदी जो है, कांकणी नदी, इसे कांकने भी कहते हैं। कांकने या मसूरदी नदी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसमें हमारे पास में 3 शब्द आते हैं। कांतली 3 शब्द हैं, तो 3 शब्द वाले ही रहेंगे। कांटली, मौसमी, 3 ही रहेंगे। यहाँ पे हमारे पास में क्या है? कांकनी है तो यहाँ पे क्या रहेगा? कांकने, और क्या रहेगा? मसूरदी। यहाँ 4 शब्द वाले इसके आंसर बनेंगे। देखिए, हम कई बार इसको ऐसे भी लिख देते हैं। अब देखो, इसको कांतली लिखा है हमने, हम इसको कई बार तय पढ़ते हैं तो कई बार इसे टय पढ़ा जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कांतली का दूसरा नाम क्या रहेगा? कांटली रहेगा। ओके, और तीसरा नाम क्या रहेगा? तो हम इसको डिसाइड करते हैं। देखिए कैसे, यहाँ देखिए, यहाँ कै और कै आया है। काकनी है तो काकने बना देना, उसको काकने बना देना है। तो काकनी से काकने बना देना है, तो इसीलिए कांतली से क्या बन जाएगा? कांटली बन जाएगा। तो यहाँ पे दोनों मैच हो गए और ये दोनों मैच हो गए। अब आपको पता रहना है कि मौसमी किसको कहेंगे और मसूरती किसको कहेंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें 3 वर्ड आ चुके हैं तो ये मौसमी रह जाएगी, इसमें 4 वर्ड आ चुके हैं तो ये मसूरदी बन जाएगी। क्लियर है? चलिए देखें, कांकनी के बारे में बात करते हैं। तो कांकनी नदी के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ छोटी सी 2 लाइनों को अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, जैसलमेर के ये निकलेगी हमारे पास में कोटड़ा नामक स्थान से निकलेगी। कोटड़ा नामक स्थान से इसका उद्गम होगा और ये वर्षा ऋतु के अंदर बहेगी और बुज झील का निर्माण करेगी। किसका? बुज झील का निर्माण करेगी। और उसके बाद में ये चली जाएगी कहाँ पे?
मीठा खाड़ी नामक स्थान पर जाकर के ये नदी अपना जल विलुप्त कर देगी, समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ से उद्गम है, ध्यान रखिएगा, नीचे से उद्गम हो रहा है, कोटड़ा नामक स्थान से उद्गम हुआ, बुझ झील को जल दिया और मीठा खाड़ी नामक स्थान पर जाकर के विलुप्त हो गई। और ये जो नदी है ये किस जिले के अंदर है, तो ये आ जाएगी कहाँ पे, जैसलमेर, जैसलमेर में है। और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 17 किलोमीटर है। जैसलमेर के अंदर इसकी लंबाई 17 किलोमीटर रहेगी और ये आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी कहलाएगी, आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी कहलाएगी। और जैसलमेर का जो आरजे नंबर है वो आरजे नंबर 15 है, ध्यान रखिएगा। कितना है आरजे नंबर जैसलमेर का, तो 15 रहेगा, ठीक है, ओके। उसके बाद में रूपनगढ़, मेंथा, खारी और खंडेल, खारी और खंडेल, ये चारों नदियां जो हैं ये अपना जल सांबर झील में गिराती हैं। कहाँ पे गिराती हैं, ये अपना जल सांबर झील में गिराएंगी। यहाँ ऊपर हमें मिलेगा यहाँ पे जयपुर और जयपुर के नीचे हमें यहाँ पे मिलेगा अजमेर और इस तरफ हमें मिलेगा नागौर। तो देखिए इस क्षेत्र पर यहाँ पे हमें मिलेगी सांबर झील। सांबर झील का जो ज़्यादातर क्षेत्र है वो जयपुर में है, लेकिन वो नागौर और अजमेर के क्षेत्र को भी बीच में लेती है। तो इसलिए हम ज़्यादातर तो जहाँ सांबर झील के बारे में कहते हैं कि ये कहाँ पे स्थित है, जयपुर में स्थित है। यहाँ से आएगी हमारे पास में मेंथा नदी आएगी। मेंथा नदी जो है, मेंथा, तो मेंथा नदी को मेंढा नदी भी कहेंगे, मेंढा। देखिए ज़रा, यहाँ से मेंथा नदी इस प्रकार से आएगी और इस प्रकार से यहाँ से रूपनगढ़ नदी आएगी। रूपनगढ़ नदी जो है इसमें मिलेगी, ठीक है, रूपनगढ़। और इसके अलावा खारी और खंडेल इसमें गिराने वाली अन्य नदियाँ कहलाएंगी। तो ये जो है मेंथा, तो ये मनोहर थाना से आती है, मनोहर थाना, मनोहरपुर जो है कहाँ, जयपुर से आएगी। और ये जो नदी है ये नागौर से होती हुई इसमें गिरेगी। और इस नदी के किनारे पर हमें मिलेगा यहाँ पे लुणवा नामक स्थान मिलेगा हमें। लुणवा नामक स्थान जो है ये जैनियों का एक तीर्थ स्थल है। जैनियों का एक तीर्थ स्थल जो है ये कौन सा है, लुणवा जैन तीर्थ स्थल है, जो कहाँ पे स्थित है, नागौर जिले में स्थित है। और किस नदी पर है, तो ये मिलेगा हमें मेंथा नदी पर मिलेगा। हम बात किसकी चल रही है यहाँ पे, मेंथा नदी की बात चल रही है। मैं से मेंथा नदी है और मैं से मनोहरपुर से ही मनोहर थाना से इसका उद्गम होता है। मेंथा नदी को क्या कहते हैं, मेडा भी कहते हैं, मेडा नदी भी कहा जाता है। और यहाँ से देखें तो ये आती है रूपनगढ़। ये नदी कौन सी है, रूपनगढ़। और रूपनगढ़ जो है ये कुचिल नामक स्थान से, अजमेर के कुचिल नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। और इस नदी के किनारे पर जो है यहाँ पे सलेमाबाद है, सलेमाबाद है। और सलेमाबाद में क्या है, निम्बारक संप्रदाय की पीठ है। राजस्थान में पूछा जाए निम्बारक संप्रदाय की पीठ कहाँ पे है, तो सलेमाबाद में रूपनगढ़ नदी के किनारे पर अजमेर जिले में स्थित है। क्लियर है, ये हो गई नदियाँ। इसके बाद में रहेगी हमारे पास में साबी और रूपा रेल। साबी नदी जो है, साबी नदी का जो उद्गम है ये होता है, साबी नदी का उद्गम सेवर पहाड़ी, जयपुर से होता है। सेवर पहाड़ी जयपुर से इसका उद्गम होता है। और ये अलवर से बहती हुई ये चली जाती है कहाँ पे, हरियाणा में चली जाती है। हरियाणा में जाकर के ये अपना जल एक झील में विलुप्त कर देती है। झील में इसका नजफगढ़ झील है वहाँ पे, तो वहाँ पर अपना जल गिराती है। कौन सी, साबी नदी। और साबी नदी जो है, साबी नदी के किनारे पर जो हमें मिलेगी, ये मिलेगी जोधपुरा सभ्यता। जोधपुरा सभ्यता जो है ये किस नदी के किनारे पर है, साबी नदी के किनारे पर है। किस जिले में है, तो जयपुर में स्थित है। जोधपुरा सभ्यता, और जोधपुरा सभ्यता साबी नदी पर स्थित है। और साबी नदी सेवर पहाड़ी जयपुर से निकलती है, सेवर पहाड़ी जयपुर से उसका उद्गम होता है। यहाँ जयपुर है तो यहाँ से इसका उद्गम होगा, अलवर से बहती हुई ये चली जाएगी कहाँ पे, हरियाणा में चली जाएगी। इसके बाद में आती है रूपा रेल। तो रूपा रेल नदी का उद्गम अलवर जिले से होता है। रूपा रेल नदी जो है इसका उद्गम कहाँ से होता है, अलवर से होता है। और अलवर में बहने के बाद ये कहाँ पे चली जाएगी, भरतपुर में चली जाएगी।
अलवर से में बहने के बाद में ये कहाँ चली गई, भरतपुर में चली जाएगी। और अलवर में इसका उद्गम जो होता है वो उदयनाथ की पहाड़ियों से होता है। उदयनाथ की पहाड़ी, थानागाजी क्षेत्र, थानागाजी तहसील है। उदयनाथ की पहाड़ियों से रूपा रेल नदी का उद्गम होगा। और रूपा रेल नदी के किनारे पर भरतपुर में हमें क्या मिलेगा, डीग महल मिलेगा, नोह सभ्यता मिलेगी, मोती झील मिलेगी और सीकरी बांध मिलेगा। देखिएगा क्या क्या मिलेगा हमें, डीग महल, उसके बाद में हमें मिलेगी नोह सभ्यता, उसके बाद मिलेगी हमें क्या, मोती झील और उसके बाद में मिलेगी हमें सीकरी बांध हमें यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो ये थी हमारे पास में आंतरिक प्रवाह की नदियाँ। तो आंतरिक प्रवाह की नदियाँ हमारी आज कंप्लीट हो चुकी हैं। डीग महल, तो डीग जो स्थान है ये भरतपुर में है और डीग को जल महलों की नगरी कहा जाता है। डीग को क्या कहते हैं, जल महलों की नगरी कहते हैं। क्लियर दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूला करें। तो आपका प्यार इसी तरीके से बना रहे, आप हमें इसी प्रकार से फॉलो कर रहे हैं तो इससे हमें और मोटिवेशन मिलता रहता है और आपके लिए अच्छे तरीके से हम क्लास को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ठीक है, धन्यवाद।